वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और अब टैक्स की बात करते हैं और इसमें भी आईटीआर की पाठशाला जो कि हम शो पर आज लेकर आए हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी अब जुड़ गए हैं, taxpanel.com के को फाउंडर CEO सुधीर कौशिक। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे ख्याल से आपके लिए अब बहुत ही व्यस्त दिन, क्योंकि अब एंड डेट जो है 31 जुलाई की नज़दीक आ गई है। आपने समय निकाला, धन्यवाद। देखिए, चर्चा तो हमें करनी है कि कैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर रेजीम चेंज नहीं करते हैं तो नए टैक्स रेजीम में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि 23 जुलाई 31 जुलाई के पहले है और ऐसे में हम सबकी उम्मीदें जो हैं बहुत ज़्यादा हैं पर्सनल टैक्स को लेकर। कुछ 3-4 उम्मीदें आपकी जो हाईलाइट में है, बताइएगा क्या होंगी वित्त मंत्री साहिबा से पर्सनल टैक्स को लेकर। तो उम्मीदों के लिए गालिब जी पहले कह गए हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सही मैं बात टैक्स है। पेयर की तरफ से कह रहा हूँ ये। पर बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले कहूंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं मिलने वाला कम है। क्योंकि जो 7 लाख तक की आपको मिल चुकी है ना, वो छूट कम नहीं है। और हर बार बड़ी चीज मांगना या सोचना, पहले इसका फायदा उठाना सीखना चाहिए और थोड़ा सा टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ समय बिताना चाहिए। मैं जो भी टैक्स पेयर्स हैं और खासतौर पे सैलरीड जो हैं, उनको तो यही कहूंगा पहले। अब जो बेसिक एग्जेम्पशन है उसकी काफी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको और पॉपुलर करने की बात कर रहे हैं कि शायद वो 5 लाख कर दी जाएगी, या जो ये इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम है इसको भी छेड़ा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है, जो मेरा पिछले कई सालों से, मैं अगर आप देखोगे तो बजट के बारे में, टैक्स पेयर बेस को बढ़ाना पहला ऑब्जेक्टिव है। जो टैक्स पेयर बेस है वो छोटा है, और वो 2.5 लाख से जैसे ऊपर करते हैं तो लोग उससे बाहर निकल जाते हैं दायरे के, और उसी से वो टैक्स इवेजन को पकड़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत आसान नहीं है कि ये आप बेसिक एग्जामिशन बढ़ा दें। हाँ, टैक्स रिबेट जो मिलती है 87A की, वो पहले भी 1-2 बार इस तरह की छूट दी है। तो नीचे लेवल की इनकम जो है, 5 लाख तक के लोग जो हैं, उनको टैक्स फ्री ऑलरेडी कर रखा है। वो 5 की जगह शायद 6 कर देंगे, ताकि उनके पास और हाथ में पैसा आ जाए। लेकिन इस तरह की डिडक्शन जिससे कि हायर इनकम वालों को ज्यादा फायदा हो, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि पिछली बार भी सरचार्ज भी हटाया था हायर इनकम से, तो वो चांसेस कम है मेरी राय में। एक मेडिकल का एक्सपेंसेस का है, जो डिडक्शन लोगों की इच्छा भी है और शायद जरूरत भी है, वो मुझे लगता है। और तीसरा जो इसको हम कहते हैं, ये जो एनपीएस है, वो क्योंकि कई जगह एम्प्लॉयर के पास नहीं मिल रहा है, तो वो 50,000 से 1 लाख, क्योंकि वो एटीसी से अबव है। और रिटायरमेंट हमारा एक मेजर फाइनेंशियल गोल है एक इंडिपेंडेंट के लिए, तो मेरी राय है उसको भी कर देना चाहिए। या फिर हम जो कंपनी में कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों रिजीम में अवेलेबल है, ऐसी कोई छूट और होनी चाहिए कि न्यू रिजीम में भी हो। न्यू रिजीम में सिर्फ एक एम्प्लॉयर एनपीएस है, और अगर उसकी कंपनी में वो नहीं है तो उसके पास कोई भी डिडक्शन नहीं है न्यू रिजीम में जाने के बाद। तो उसका कुछ ना कुछ उपाय इस बजट में जरूर मिलेगा। और एक लास्ट जो मेरी इच्छा है, कि बहुत सारे उपाय हैं जो टैक्स को कम करने के लिए सैलरीड क्लास के लिए, जैसे परक्विजिट्स या बेनिफिट्स जो दे सकता है एम्प्लॉयर, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसे देने ही है। ये एक गलत है कि एम्प्लॉय के पास ऑप्शन ही नहीं होता है, एम्प्लॉयर की मर्जी। जबकि टैक्स लॉ में होते हैं वो बेनिफिट, लेकिन एम्प्लॉयर उनको अपने एम्प्लॉयज के लिए मुहैया नहीं कराता है, अवेलेबल नहीं कराता है, जिसकी वजह से सैलरीड क्लास का टैक्स ज्यादा चला जाता है, जबकि बिजनेस क्लास काफी कुछ मैनेज कर लेता है। तो एम्प्लॉयर के हाथ से वो एम्प्लॉय को बेनिफिट ज्यादा मिल जाए, वो ज्यादा अच्छा है। मेरी मेरी ऐसी एक वो रहेगी रिक्वेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर से। अच्छा, साथ ही मुझे ज़रा बताइएगा कि ऑनबोर्डिंग न्यू टैक्स रेजीम में कितनी हुई होगी अब तक? हमारे जो डाटा है उसके हिसाब से 45% से ज्यादा हो चुके हैं जो न्यू टैक्स रिजिम में गए हैं। और उसकी वजह, एक तो लोअर इनकम के लोग हैं, उनको जाना ही चाहिए। जो 7 लाख से 8 लाख के आसपास के लोग हैं, उनको जाने में, क्योंकि कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बाकी इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हो, तो उनका तो जाना तय ही था। लेकिन जो लोग हायर इनकम में हैं, उसके बाद भी जा रहे हैं और थोड़ा बहुत भी टैक्स दे रहे हैं, हम उनको मना करते हैं। क्योंकि टैक्स देने से आपको डायरेक्ट बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप वो टैक्स बचा लें तो आपका फाइनेंशियल जो वेलनेस है या फाइनेंशियल वेलबींग, वो पक्का आपका बेटर होता है आपकी फैमिली के लिए। ये जो डिडक्शंस हैं, चाहे वो एटीसी की हो, मेडिकल की हो, या वो एनपीएस की हो, ये होम लोन, एजुकेशन लोन, ये सब आपकी जरूरत के हिसाब से हैं। तो ये अवेल करना ओल्ड टैक्स रिजिम में, हमारी एज ए एक्सपर्ट अभी भी यही राय है, ये ज्यादा फायदेमंद है। इस और ये जो थोड़ा सा सहूलियत है कि हमें कुछ इन्वेस्ट नहीं हाँ, करना या तो टेक होम अभी ऐसे में सुधीर जी, चाहिए। कितनी संभावना कि पूरी तरह से ओल्ड टैक्स रेजीम को हटाया जा सकता है? देखिए, वो उनके पास कितना डाटा है, वो अभी मेरे पास सारी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हम्म। जिस तरह से इसको धीरे धीरे सिलसिलेवार अगर हम देखें तो और लुभावना बनाया जा रहा है। तो न्यू टैक्स रिजीम को बनाना इसलिए जरूरी है, इससे
बिजनेस जो डूइंग इन इंडिया जिसे हम कह रहे हैं ईज ऑफ बिजनेस, वो एम्प्लॉय के लिए नहीं, वो जो बिजनेसमैन है उसके लिए कंप्लायंस कम हो जाती है। अगर उसका एम्प्लॉय जो है न्यू टैक्स रिजिम लेता है तो उसको डॉक्यूमेंट नहीं लेने हैं, वेरीफाई नहीं करना है, कोई सैलरी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं ज्यादा कुछ, बिल्कुल। तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। और जब डॉक्यूमेंट नहीं है तो डिपार्टमेंट के लिए भी थोड़ा सा पेपर वर्क कम हो गया, तो हाँ। वो इस पर जा सकते हैं और लिमिट बढ़ सकती है, या जैसे कि वो कह रहे हैं कि 15 लाख से 20 लाख भी कर सकते हैं ताकि और लोग इसको अपना लें। तो कुछ और फायदे यहाँ पर हो सकता है कि हमें देखने को मिल सकते हैं न्यू टैक्स रेजिम में। लेकिन चलिए यहाँ पर कैसे ध्यान रखें कि आपका जो टैक्स रेजिम का सिलेक्शन है उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने खुद कहा कि बहुत सारे लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो हाई टैक्स पैकेट में है, हाई इनकम में है, वो भी आ रहे हैं न्यू टैक्स रेजिम में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खो देंगे अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में रह जाएंगे, और अगर न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं और ओल्ड में रह गए हैं तो आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होगी। बताइए। तो जो ओल्ड टैक्स रिजीम में जितनी भी डिडक्शन हमें मिलती हैं जो चैप्टर 6A की हैं, उसमें आप सिर्फ एम्प्लॉयर एनपीएस को, अगर आपकी कंपनी एनपीएस देती है उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ना मेडिकल की मिलेगी, ना आपको एजुकेशन लोन, ना होम लोन। होम लोन की है वो आप रेंटल इनकम से जितना एडजस्ट होता है न्यू टैक्स रिजीम में मिलती है, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं होगा अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है। तो उधर आपको बेनिफिट दिया है सिर्फ लोअर टैक्स रेट्स का। लेकिन इधर अगर मैं पूरा का पूरा पैसा चाहूं तो 20 लाख तक तो टैक्स जीरो हो जाता है, और वो जो पैसा मैं बचा रहा हूं या जहां जहां पर वो इन्वेस्ट कर रहा हूं वो आज नहीं तो कल मेरे हाथ में आएगा ही आएगा। अगर मैंने ईएलएसएस खरीदा तो 3 साल बाद मिलेगा, अगर मैंने कोई पॉलिसी खरीदी है तो 10 साल बाद मिल जाएगी, अगर मैंने एनपीएस में है तो 60 साल पे मिलेगा। लेकिन अगर मैंने टैक्स में दे दिया तो वो तो मेरे हाथ में आएगा ही नहीं, चाहे मैं बीमार हो जाऊं, चाहे मेरे बच्चे के लिए पैसा चाहिए हो। वो तो कोई सरकार की पॉलिसी नहीं है कि आपको पेंशन मिल जाएगी या आपके बच्चे की एजुकेशन हो जाएगी या आपको वीजा में कुछ। जब डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है और डायरेक्ट आपके हाथ में है कि आप बचा लो, तो क्या करोगे आप? अपने पैसे पे कुल्हाड़ी मारोगे या अपने पैर पे? तो इसलिए मैं तो कहता हूं पैसे पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, आप टैक्स पे कुल्हाड़ी मारो। तो टैक्स पे कुल्हाड़ी मारने से मेरा मतलब है उसको कम करो। उसको कम करने के लिए जितनी भी आपको जानकारी है वो कम है, ये मान लो आप, अगर टैक्स जा रहा है तो। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए मोटिवेटेड ही नहीं हो, अपना ही पैसा जा रहा है, वो आप ही के हार्ड एंड मनी में से जा रहा है। कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जो टैक्स लॉ में जितना बचता है आप 10,000 से शुरुआत करो, 20,000 से करो। जब इसकी कंपाउंडिंग करते हैं हम, आने वाले 20 साल 30 साल जो हमारी वर्किंग लाइफ है, ये करोड़ों में हो जाता है। कंपाउंडिंग का मतलब है अगर 3,000 रुपए को मैं 20 साल के लिए, 25 साल के लिए कंपाउंड करता हूँ, सॉरी 25 साल के लिए, तो ये 1 करोड़ से ज्यादा होता है। ये 10% पे कंपाउंड किया है मैंने सिर्फ अंदाजे के लिए कि ये फायदा आपको करोड़ों में है। तो इसको अब कुछ लोग एनपीएस में नहीं करना, कुछ बोलते हैं होम लोन नहीं लेना। ये आप एक्सपर्ट से बात करो क्यों लेना है। अपने इधर उधर दोस्त जो जानते नहीं है उनसे बात करोगे, या कुछ टैक्स कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर और एक्सपर्ट में तो फर्क होगा ना। आप कोई वीडियो देख करके अपनी सर्जरी नहीं कर सकते हो ना, तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसके पास पूरा ज्ञान होता है कि किस जगह से कट लगाना है, कैसे बंद करना है। आप उसके मुकाबला नहीं कर सकते हो। हम सुबह शाम एक ही काम कर रहे हैं, लाखों लोगों की सैलरी देख रहे हैं। आप 10 मिनट में अपने बारे में डिसीजन ले लेते हो, और वो डिसीजन लाखों का नहीं करोड़ों का है। तो थोड़ा सोच समझ के अपने टैक्स को चुनिए। और ओल्ड टैक्स रिजीम में मैं फिर कह रहा हूं, आज भी टैक्स पेयर को ज्यादा फायदा है। हाँ, थोड़ी मेहनत है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। और जो न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं उन्हें थोड़ी सहूलियत है। सहूलियत इस बात की कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट की फिक्र नहीं करनी, ज्यादा चिंता नहीं, लेकिन पैसा तो गया आपका, वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास। और जिन्होंने मेहनत करके समझ करके थोड़ा बचा लिया है, वो जरूर आने वाले सालों में उसका फायदा उठाएंगे। तो इसलिए ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना है तो रिटर्न को टाइम पे फाइल करें। जिसने नहीं की वो न्यू टैक्स रिजीम में बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। वो नहीं बचेगा, उसके पास कोई नहीं है ना, वो रिवाइज रिटर्न में कुछ कर सकता है ना, फिर वो तो वो अगले साल ही चेंज कर पाएंगे फिर। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। और अगले साल भी करना था तो एम्प्लॉयर के पास भी अप्रैल मई में करना था, अगला साल मतलब ये फाइनेंशियल ईयर। एग्जैक्टली। चलिए, धन्यवाद आपका। समय मेरा समाप्त हो गया है, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि जैसे दिन नज़दीक आएंगे फाइलिंग के, वैसे वैसे हम प्रोग्रामिंग भी अपनी बढ़ाएंगे टैक्स को लेकर। तो धन्यवाद आपका फिलहाल समय निकाला और दर्शकों को पूरे मामले की समझ दी। और इसी के साथ आज के शो को भी समाप्त करते हैं। लेकिन जाते जाते भले ही आपका सवाल निवेश के किसी पहलू पर हो या टैक्स पे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, महिला दर्शक हैं जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहती हैं, अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स पर भी अपने सवाल छोड़ सकती हैं। नमस्कार।